अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर द डीएचए एग्ज़ाम, हाउ टू क्रैक द डीएचए एग्ज़ाम। तो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा ये इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं, मुझसे बार बार पूछते हैं कि डीएचए का सिलेबस चेंज हो गया है कि नहीं हुआ, क्योंकि हाद और एमओएच ने रिसेंटली सिलेबस को चेंज किया है। तो डीएचए के बारे में क्या, अगर डीएचए सिलेबस चेंज भी कर लेता है तो व्हाट नेक्स्ट, तो फिर क्या करेंगे, एग्ज़ाम नहीं देंगे? एग्ज़ाम देना है हमने, तो उसके लिए तैयारी करनी है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे चीज़ों की, कुछ ऐसे टॉपिक्स की जो एज़ इट इज़ रहते हैं। इवन द सिलेबस चेंज भी हो सकता है, ठीक है, हो भी जाए अगर, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो उनमें से मिनिमम 50% एमसीक्यूज़ आते ही आते हैं, मोस्टली उन्हीं में से ही आते हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं, तो आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये व्लॉग आपने एंड तक देखना है। तो सबसे पहले नंबर पर आपको प्रिपेयर करने होंगे, आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए ड्रग्स एंटीडोट। जिस तरह से ये मैंने लिस्ट शेयर की है, ठीक है, जैसे क्या कहते हैं, वारफेरिन का विटामिन के है, हेपरिन का प्रोटामिन सल्फेट है, ठीक है, आयरन का डेफ्रॉक्सामिन है। तो वहाँ पर इस तरह से नहीं पूछते कि वारफेरिन का एंटीडोट बताएं, इस तरह से कभी भी नहीं पूछते। वो आपको हमेशा एक सिचुएशन में पूछते हैं। जैसे कि मेरे एग्ज़ाम में एक एमसीक्यूज था आयरन के हवाले से कि अ चाइल्ड हु ड्रिंक हाउ मच ml दैट ml ऑफ द आयरन सिरप ओके ब्रॉट टू द इमरजेंसी, सो व्हाट इज़ योर नेक्स्ट स्टेप। तो ट्रीटमेंट आपने कैसे स्टार्ट करनी है, तो हमने उसको क्या देना है, एंटीडोट देना है, क्योंकि उसने आयरन ज़्यादा लिया, तो डेफ्रॉक्सामिन। तो इस तरह की जो होती हैं वो केस सिचुएशंस होती हैं, उन्हीं के अंदर पूछा उन्होंने बस वही होता है, एंटीडोट ही पूछा होता है, लेकिन वो थोड़ा सा केस स्टडी की सूरत में पूछते हैं। तो पहले नंबर पर आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए ड्रग्स के एंटीडोट्स। ओके, नंबर 1 दे है। और सेकंड नंबर पर जो इम्पोर्टेंट है वो है ड्रग्स के मेजर एडीआरस, जैसा कि जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, एस इनहिबिटर्स है, उनका मेजर एडीआर है ड्राई कफ, ठीक है, तो उसको चेंज कर दिया जाता है एआरबी के साथ। जैसा कि बहुत सारे ऐसे एडीआरस हैं, ए प्लास्टिक एनीमिया हो गया, ग्रे बेबी सिंड्रोम हो गया, वो क्लोरमफेनिकॉल का है, वेनकोमाइसिन का रेड मैन सिंड्रोम है। इसी तरीके से ग्रे बेबी सिंड्रोम क्या है, ग्रे मैन सिंड्रोम किसका एडीआर है। तो मेजर एडीआरस जो हैं वो ड्रग्स के आपने याद रखने हैं, कॉन्स्टिपेशन, टैकीकार्डिया, बहुत सारे लॉस ऑफ टेस्ट हो गया, मेटालिक टेस्ट किनका है। तो ये ड्रग्स के मेजर एडीआरस हैं, इनमें से भी मिनिमम 5 क्वेश्चन आते ही आते लाजमी है। जैसा कि ये मैंने एक मेजर एडीआरस की लिस्ट शेयर की है, आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, या जो मेरे पास नोट्स हैं उनके अंदर भी मौजूद है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो इन दूसरे नंबर पर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रग्स के मेजर एडीआरस का आपको आना। और थर्ड नंबर पर है मैक्सिमम डोज ऑफ द ड्रग पर डे। जैसा कि पैरासीटामोल की चिल्ड्रन के अंदर मैक्सिमम डोज जो है वो 1.2 ग्राम है पर डे, और अडल्ट्स के अंदर 4 ग्राम है। इसी तरह से आइबुप्रोफिन की है, उसके बाद कैप्टोप्रिल की मैक्सिमम कई बार पूछा जाता है, जो कि 150 mg पर डे है। इसी तरीके से आपको मेडिसिन्स की मैक्सिमम डोज पर डे पता होनी चाहिए, या इन वन ट्रीटमेंट मैक्सिमम डोज कितना होती है वो भी पता होनी चाहिए, ठीक है। फेनिटोइन की भी मोस्टली पूछते हैं, आइबुप्रोफिन की पूछते हैं, पैरासीटामोल की पूछते हैं, उसके बाद ये पूछते हैं, उसकी एलेंड्रोनेट की लाजमी पूछते हैं, जो कि 5 mg टू 10 mg होती है, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से ड्रग्स की मैक्सिमम डोज पर डे लाजमी याद होनी चाहिए, ये तीसरा पॉइंट है। और फोर्थ नंबर पर जो इम्पोर्टेंट है वो है विटामिन डोजेस। मोस्टली आपको विटामिन डी की, फोलिक एसिड की, कैल्शियम की, इनकी डोजेस आपको पता होने चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन के अंदर, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर, और जेरियाट्रिक्स के अंदर विटामिन डोजेस ये हमेशा पूछी जाती हैं। 3 से 4 क्वेश्चंस इसके रिलेटेड आते हैं। जिस तरह से ये मैंने लिस्ट शेयर की है, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डोजेस जो हैं वो दी गई हैं, तो इसी तरह से आप इससे भी याद कर सकते हैं, और गूगल के ऊपर भी इनको सर्च कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया नंबर 4, इसको भी लाजमी कवर करना है। और नंबर 5 के ऊपर आपको पता होना चाहिए ड्रग ऑफ चॉइस का। मोस्टली ड्रग ऑफ चॉइस पूछी जाती है, वो सीवियर टू मॉडरेट अस्थमा की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, उसके बाद एपिलेप्सी की, अल्जाइमर्स की, सीजर्स की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, और प्रेग्नेंट वुमेन के हवाले से अगर उसको हाइपरटेंशन का शिकार है तो उनके लिए क्या कहते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, जैसे कि हाइड्रालाजीन, लेबिटालोल और मिथाइल डोपा है, सीवियर टू मॉडरेट टू सीवियर अस्थमा की ओमेलिजुमाब है। इसी तरह से आपको ड्रग ऑफ चॉइसेस का पता होना चाहिए। तो इसमें से भी
3 से 4 MCQs लाजमी आते हैं। ये मैं एक लिस्ट शेयर कर रहा हूँ, आप गूगल से भी इसको देख सकते हैं। आपके 5 नंबर हो गए। और नंबर 6 के ऊपर आप लोगों को पता होना चाहिए नॉर्मल रेंजेस क्या है, ठीक है। जैसा कि HbA1c की नॉर्मल रेंज क्या है, सीरम क्रिएटिनिन की नॉर्मल रेंज क्या है। तो इसी तरह से आपको नॉर्मल रेंजेस का पता होना चाहिए, ठीक है। और किस रेंज के ऊपर आदमी प्री डायबिटिक होता है या डायबिटीज़ का शिकार होता है, या उस तरह से किडनी उसका डैमेज कितना है। इसी तरीके से आपको नॉर्मल रेंजेस का और कौन सी डिज़ीज़ में कितनी रेंज होती है उसका भी पता होना चाहिए। तो ये नंबर 6 है, इसके हवाले से भी मोस्टली क्वेश्चन आता ही आता है लाजमी। और नंबर 7 के ऊपर आपको पता होना चाहिए ड्रग्स कैटेगरी का इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। कैटेगरी ए कौन सी है, कैटेगरी बी के अंदर कौन सी ड्रग्स फॉल्स करती हैं, सी के अंदर, डी के अंदर, एक्स के अंदर। और आपको इनका डिफरेंस पता होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम एक क्वेश्चन में डिफरेंस भी पूछ लेते हैं कि कैटेगरी ए के अंदर इसको क्यों ड्रग को फॉल किया गया है, बी के अंदर क्यों फॉल किया गया है, सी के अंदर, डी के अंदर, एक्स के अंदर। और एक्स और डी तो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, ठीक है। सी जो है वो कुछ कुछ इंडिकेशंस में दे सकते हैं स्पेशल कंडीशंस के अंदर। बी जो होती हैं उनकी स्टडीज़ जो हैं वो एनिमल्स के अंदर मौजूद हैं जो फीटल को क्या कहते हैं नुकसान नहीं पहुंचा रही, पर एज एट उसके अंदर ह्यूमंस के अंदर उसकी स्टडीज़ नहीं प्रूव होती। एज होती हैं वो ऑलरेडी सेफ़ होती हैं, वो दे सकते हैं। तो इस तरह का डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, ये आप गूगल से सर्च कर सकते हैं ईजिली। ये आपके नंबर 7 होगा। और नंबर 8 के ऊपर आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लीवोनॉर्जेस्ट्रियोल, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स एंड एस्ट्रोजन पिल्स। एज के लिहाज से अगर वुमेंस को कोई कॉम्प्लिकेशन है उसके लिहाज से इन मेडिसिन की चेंजेस आती हैं, तो इसके बारे में आपने स्पेशल स्टडी करनी है, क्योंकि इनमें से मिनिमम 5 to 8 MCQs लाजमी आते हैं और हमेशा आते हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं। और नंबर 9 के ऊपर आपको सिंपल फार्मेसी रिलेटेड क्वेश्चंस आने चाहिए, जिस तरह से फ्रिज का टेम्परेचर कितना होता है, फार्मेसी का टेम्परेचर कितना होता है, और उसके बाद नारकोटिक्स रजिस्टर को किस तरह से मेंटेन करना है। और नारकोटिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये पूछा जाता है कि नारकोटिक्स प्रेस्क्रिप्शन वैलिडिटी कब की होती है, ठीक है। जो इन पेशेंट होते हैं उनके लिए 24 आवर्स की होती है, और जो अगर आउट पेशेंट है तो उसके लिए 3 डेज़ की होती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको नॉर्मली ये पता होने चाहिए और ये ज़रूर पूछते हैं एग्ज़ाम के अंदर। और नंबर 10 के ऊपर जो है वो लास्ट ये है कि आपकी मेजर क्लासिफिकेशंस के ऊपर जो है वो फुल ग्रिप होनी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी, एंटी कैंसर ड्रग्स, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटी हाइपरलिपिड ड्रग्स जो हैं इनके ऊपर। और वारफेरिन और हेपरिन को जितना हो सके रट्टा लगा लो भाई, इनमें से तो बहुत ज़्यादा MCQs आते हैं। वारफेरिन और हेपरिन, इनका अपने अच्छे से याद रखना है। इनके एंटीडॉट्स क्या हैं, विटामिन K और प्रोटामिन सल्फेट वगैरह, तो इसके ऊपर आपकी ग्रिप बहुत लाजमी है। और साथ साथ पूरी वीडियो देख लिया करें, क्योंकि मोस्टली आप वीडियो थोड़ी सी देखते हो, बाकी स्किप कर देते हैं, और बाद में वो बात मैं आगे कर रहा होता वीडियो के अंदर, लेकिन आप वो पहले ही कमेंट के अंदर पूछ लेते हैं, ठीक है। तो कोशिश किया करें पूरी वीडियो देखा करें, बातों को समझा करें, ठीक है। और अगर कामयाब होना है 2 चीज़ें आपको अपनानी होगी। नंबर 1 के ऊपर रिस्क टेकिंग एटीट्यूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और नंबर 2 के ऊपर कंसिस्टेंसी। इसके बिना कामयाबी बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। अल्लाह पर भरोसा रखें, अपने सारे मामलात को अल्लाह के सपोर्ट करें और मेहनत करें, ठीक है। और कंसिस्टेंट रहें, क्योंकि दरमियान में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं याद होती, ठीक है। दरमियान में आप छोड़ देते हो, ठीक है। हौसला जो होता है वो टूट जाता है, कम हो जाता है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी इंशाल्लाह। फिर उसके बाद अच्छाई है, उसके बाद फ़ायदा ही फ़ायदा। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। तो जिसको नोट्स वगैरह चाहिए वो मुझे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इंस्टाग्राम लिंक डाला है, उधर मुझे मैसेज करें, नोट्स वगैरह मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। और जो चीज़ें मैंने डिस्कस की इनको आपने अच्छे तरीके से याद करने, तो इंशाल्लाह आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।